बच्चों आज हम फलन या प्रतिचित्रण पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने इससे ठीक पहले संबंध पढ़ा था। तो फंक्शन और मैपिंग इसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे जाते हैं। वैसे परिभाषा पे इतना विश्वास नहीं होता है, फिर भी परिभाषा देखिए। यदि दो अरिक्त समुच्चय यानी कि जो रिक्त ना हो और वो ऐसे कौन सा सेट है, सेट ए और बी हो, तब ऐसा कोई नियम यानी कि ऐसा कोई रूल अथवा ऐसा कोई संबंध, रिलेशन अथवा संगतता करस्पॉन्डेंस, ठीक है, एफ जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है सेट ए के प्रत्येक अवयव को, तो इसको याद रखना आप, सेट ए के प्रत्येक अवयव को सेट बी के एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, किसके, सेट बी के एक अद्वितीय से संबद्ध करे, संबद्ध करेगा मतलब जोड़े, सेट ए से सेट बी में एक फलन या प्रतिचित्रण कहलाता है। आपको मुझे पता है कि अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये परिभाषा है, तो परिभाषा से इतना समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो। इसे हम कहते हैं एफ कॉलन, एफ यानी फलन, ए मैपिंग बी यानी कि ए का बी के साथ एक संबंध बन रहा है। और वो कब बनेगा संबंध, ध्यान रखना, जब सेट ए के सभी अवयव सेट बी के किसी ना किसी अवयव के साथ एक रिलेशन से जुड़ जाए, एक नियम से जुड़ जाए, एक संबंध से जुड़ जाए, यानी कि उनमें कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि सेट ए के सारे अवयव जुड़ जाने चाहिए, सारे अवयवों का प्रतिबिंब सेट बी में होना चाहिए। तो इसको ऐसे निरूपित करते हैं एफ कॉलन ए मैपिंग बी। थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, मान लो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो सेट ए में ये हमारा अवयव एक्स है, तो एक्स का मतलब इसके अंदर बहुत सारे अवयवों के, तो सारे अवयवों के प्रतिबिंब y के रूप में सेट बी में हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एफ कॉलन ए, ये मैपिंग का चिन्ह है, प्रतिचित्रण का चिन्ह है, मैपिंग बी। अब इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इधर आइए, यहाँ पर थोड़ा सा आसान बनाते हैं इसको, डेफिनेशन को। फलन कौन है, एफ कॉमन, समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार का एक संबंध एफ है। फलन एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक प्रकार का संबंध एफ है कि वो जो फलन एफ है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। तो हमने कल पढ़ा था संबंध आर, तो संबंध आर भी जो होता है वो भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। तो फलन एफ जो हमें मिल रहा है वो भी ए क्रॉस बी का क्या, उपसमुच्चय है। लेकिन जितने भी संबंध है वो सब फलन नहीं है। लेकिन कौन से संबंध फलन है उस पर गौर करो, जिसमें ए के प्रत्येक अवयव, फिर वही बात आ गई कि सेट ए के सारे अवयव, इस पे जोड़ दे रहा हूं मैं कि सेट ए के सारे अवयव क्रमित युग्म में, अब किसके क्रमित युग्म, जो संबंध आर है या जो फलन एफ है, संबंध फलन आर के संबंध आर के क्रमित युग्म में पहले घटक के रूप में हो। कैसे हो, पहले घटक के रूप में हो। तथा जो संबंध आर के दो क्रमित युग्म है, या दो है या तीन है या चार है, ध्यान रखना उस बात में कि पहला घटक समान ना हो, यानी कि सेट ए का जो अवयव एक बार आ गया पहले घटक के रूप में क्रमित युग्म में, वो दोबारा ना आए। तो अभी भी आपको बहुत बात क्लियर नहीं हुई होगी बच्चों, समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल इसके लिए ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर मैंने सेट ए लिया है 1 2 3 और सेट बी लिया है 1 4 और 9। तो मैंने भी यह बता दिया कि आपको जो संबंध आर होता है वो भी ए क्रॉस बी से मिलता है, और जो फलन एफ बनेगा वो भी ए क्रॉस बी से मिलेगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, 1 2 3 और 1 4 और 9। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे मिला 1 1 1 4 और 1 9, फिर 2 1, फिर 2 4 और फिर 2 9, उसके बाद 3 1 3 4 और 3 9। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी आ गया। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव है, देखो एन ए क्रॉस बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अवयव है। तो आप ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या, आज ही हमने वो क्वेश्चन करा था कि ए क्रॉस बी में कितने संबंध होंगे, संबंधों की संख्या, इसके अंदर कितने संबंध बनेंगे। तो ये मैंने बताया था 2 × 2 की पावर एन ए, यानी कि सेट ए के अवयवों की संख्या,
और 2 के इंटू एन बी के संबंधों की संख्या, ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या। तो 2 की पावर ए में कितना अवयव है 3 और बी में कितना अवयव है 3, तो 2 की पावर 9 बराबर 512। यानी कि इस ए क्रॉस बी में, ये जो ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट करा है, निकाला है, ज्ञात किया है, इसमें 512 संबंध होते हैं। तो पहले संबंध में आ जाते हैं। मान लो आर बराबर कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, ध्यान से देखना, मैंने लिख लिया एक्स लेस देन वाई, एक्स ए का अवयव और वाई जो है वो बी का अवयव है। ये तो आज आपने पढ़ा ही है कि इसमें हमने पहला संबंध निकाला कि एक्स छोटा है वाई से। अब एक्स छोटा है वाई से, इसका अवयव देखो, एक आएगा, नहीं आएगा, एक और 4 आएगा। क्यों आएगा एक और 4? क्योंकि एक छोटा है 4 से। एक और 9 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक छोटा है 9 से। 2,1 नहीं आएगा, 2,4 नहीं आएगा, 2,9 आएगा, 2,9 आएगा। 3,1 नहीं आएगा, 3,4 आएगा, 3,4 आ गया, और 3,9 भी आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर आ जाओ, ये हमारा पहला संबंध R1 हमने मान लिया। तो ये संबंध तो है, लेकिन अब ये पता करना है कि ये फलन है या नहीं है। तो देखो 1 क्रमित युग्म का पहला अवयव 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3। सेट ए पर चले जाओ, 1 2 3। सेट ए के अवयव क्या है? 1 2 3। तो मैं क्या कह रहा हूं कि संबंध R1 में के कितने क्रमित युग्म है? 1 2 3 4 5। तो इन 5 क्रमित युग्मों में ये जो है उपस्थित होने चाहिए पहले पहले अवयव के रूप में। तो 1 भी है, यहाँ देखो 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। लेकिन शर्त ये है, ये बिल्कुल पहले पहले रूप में रखे हैं, 1 भी रखा है, 2 भी रखा है, 3 भी रखा है। लेकिन दूसरी शर्त क्या कहा उसने? दूसरी शर्त ये कही है कि ये जो सेट ए के अवयव है ये एक बार से ज़्यादा ना आए। देखिए आप क्रमित युग्म के रूप में पहले अवयव के रूप में दोबारा आ गया, 2 तो नहीं आया लेकिन 3 दोबारा आ गया। तो ये संबंध R1 जो है ये संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। संबंध R1 एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 एक बार आ गया तो दोबारा क्रमित युग्म में पहले अवयव के रूप में नहीं आना चाहिए था। अब देखिए दूसरा संबंध R2, देखिए इसको चेक करते हैं। x, y कॉलन, अब हमने पहले लेते हैं एक्स लेस देन वाई, अब ले लेते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई। और x किसका अवयव? a का, और y किसका अवयव? b का। ध्यान से देखना, तो R2 बराबर, फिर a क्रॉस b में आ जाओ। अब x बड़ा है y से, तो ये तो बड़ा नहीं है 1,1, 1 बड़ा नहीं है 4 से, 1 बड़ा नहीं है 9 से, 2 बड़ा है 1 से, यानी कि 2,1 आ गया, 2,1 आ गया। फिर इसका 2 बड़ा है, ये नहीं है। अब आप देख रहे हैं 3 बड़ा है 1 से, तो 3,1 आ गया। इसके बाद 3 यहाँ 4 से बड़ा नहीं है ना, केवल इसके अंदर 2 ही अवयव आए। ठीक है, अब हम ये पता करते हैं कि ये संबंध R2 जो है, ये संबंध R2 जो आप देख रहे हैं, क्या ये एक फलन है? तो सेट ए के अवयवों को देखो, ऊपर आ जाओ। सेट ए के अवयव है 1 2 और 3। तो जो हमारा संबंध है उसके अंदर ये किस रूप में होने चाहिए? ये किस रूप में होने चाहिए? क्रमित युग्मों के पहले अवयव के रूप में होने चाहिए, पहले घटक के रूप में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 क्रमित युग्म, 2,1 और 3,1। तो 2 तो है, 3 है, लेकिन पहले घटक के रूप में 1 नहीं है। तो इसलिए संबंध R2 भी फलन F नहीं है। अब हम एक और करते हैं अपना बच्चों, देखो R3, क्योंकि इसके अंदर 512 संबंध है तो हम एक और संबंध बनाते हैं R3, x, y कॉलन, और यहाँ पर मैंने बना लिया x² बराबर y, और x a का अवयव है और y b का अवयव है। तो R3 बराबर, तो x, y का मतलब 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये a क्रॉस b में है या नहीं है? यहाँ आ जाओ, 1,1। 2 रखा तो कितना मिलना चाहिए? 4। तो 2,4 देखो, 2,4 है। 3 रखा तो कितना मिलना चाहिए? 9। तो 3,9, यानी कि तीनों अवयव है। तो हमारे अवयव आ गए 1,1, 2,4 और 3,9। अब आप देखो सेट ए का अवयव, फिर देखिए यहाँ ये, तो सेट ए में कौन से अवयव? 1 2 3, 1 2 3 है। तो देखिए क्रमित युग्मों का पहले कितने क्रमित युग्म है? 1 2 और 3। तो पहले पहले अवयव के रूप में 1 2 और 3 है। 1 भी है, सेट ए का 1 भी है, सेट ए का 2 भी है, सेट ए का 3 भी है, और 1 दोबारा रिपीट नहीं हुआ है क्रमित युग्म के पहले घटक के रूप में, 2 भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ है क्रमित युग्म के पहले घटक के रूप में, और 3 भी रिपीट नहीं हुआ है क्रमित युग्म के पहले घटक के रूप में। तो इसका मतलब ये बात
बिल्कुल सही हो गई है। और दूसरी बात क्या हो गई है कि 1 का प्रतिबिंब कौन है, 1, ये सेट बी का अवयव है। 2 का प्रतिबिंब 4, ये सेट बी का अवयव है। और 3 का प्रतिबिंब 9, ये भी सेट बी का अवयव है। यानी कि इनके जो प्रतिबिंब है वो यूनिक है। तो इसलिए हम इसको कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से देखो। तो ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया। सेट बी के अवयव 1, 2, 3 और सेट बी के अवयव 1, 4 और 9। तो 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 9। तो ये हमारा एक फलन f बन गया। ठीक है, तो फलन f को कैसे लिखेंगे, फलन f a मैपिंग b। ये फलन f हमारा हो गया क्योंकि सेट a का प्रत्येक अवयव इस संबंध R का क्रमित युग्मों के पहले घटक के रूप में मौजूद है। और कोई भी सेट ए का कोई भी घटक, सेट ए का कोई भी अवयव क्रमित युग्मों के पहले अवयव के रूप में मतलब 2 बार नहीं आया है, एक ही बार आया है। और सेट बी के जो अवयव है वो उनके क्या है, वो उनकी क्या है, इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब है। अब ध्यान समझो, इस 1 का प्रतिबिंब 1, इस 2 का प्रतिबिंब 4, इस 3 का प्रतिबिंब 9, यानी कि ये 1 का प्रतिबिंब 1 हो गया, 2 का प्रतिबिंब 4 हो गया, 3 का प्रतिबिंब 9 हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, f1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू 4 और f3 की वैल्यू 9। इसका मतलब होता है 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 9 और 9। देखिए अब समझिए एक और बात को कि ये जो 1 है, इस 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1, इसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, प्री इमेज। 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2, 9 का पूर्व प्रतिबिंब 3। समझ में आ रही बात। तो 1 का प्रतिबिंब 1 था, 2 का प्रतिबिंब 4 था, 3 की इमेज 9, तो 9 की प्री इमेज। 2 वर्ड कह रहा हूं मैं, एक तो प्रतिबिंब बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब इमेज, और दूसरा बोल रहा हूं पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। तो ये इसको बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, तो 1 की इस 1 की प्री इमेज 1, 4 की प्री इमेज 2, 9 की प्री इमेज 3। समझ में आ रही बात। और 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने देखा अभी हमने 3 ही संबंध निकाले। तो पहले 2 जो संबंध थे, ये पहला संबंध R1 जो था ये एक फलन नहीं है, R2 भी एक फलन f नहीं है। लेकिन जो तीसरा संबंध हमने R3 निकाला था x² y बराबर, वो एक क्या है संबंध, वो संबंध एक फलन है। तो इससे हमें एक बात हमें मिल गई। क्या मिल गई, ये बात मिली, नोट करके लिख लो, नोट। प्रत्येक संबंध बल्कि संबंध को ऐसे लिख लो, प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। यानी कि जितने भी संबंध है वो सब फलन नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात। नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है, परंतु प्रत्येक फलन, जितने भी फलन होते हैं, प्रत्येक फलन, जो भी फलन बन गया, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। और आप ये जानते हैं कि जो संबंध R होता है वो उपसमुच्चय होता है A क्रॉस B का। जब R जो है A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है तो फलन f भी तो R से मिल रहा है, तो f भी तो एक संबंधी है, तो f भी A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।